शुक्रिया, मेहरबानी, करम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी हम बात करने वाले हैं बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी मनोविज्ञान के संदर्भ में। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा हुई थी टीआरई 2.0 के अंदर। ठीक है, तो देखिए उसका अभी कट ऑफ वगैरह आना, रिवाइज्ड की वगैरह आना अभी बाकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे और संयम बरतना है। ठीक है, और अपना जो है विवेकपूर्ण तरीके से आपको आगे के लिए काम लेना है। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चल रहा था एक फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, और ये कोर्स तो नहीं, ये कोर्स जो है कई लोग के साथ जो है कई लोगों का जीवन बदल सकता है, कई लोग का नहीं बदल सकता है। उस सब के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हमारे ही देखिए हमारे एक स्टूडेंट ने बताया जिन्होंने इस मनोविज्ञान के अंदर काफी अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, उन्होंने ही बताया कि क्या सारी चीजें थी आपके कोर्स के अंदर से, नॉट एग्जैक्टली कोर्स के अंदर से। कोर्स तो देखिए सभी के लिए सेम था, और वो क्या था, वो था एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी जो है आपको किसी भी कोर्स की, ध्यान दीजिएगा, आगे आवश्यकता नहीं होगी अनटिल अनलेस आप हमारा कोर्स कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको किसी भी कोर्स की आवश्यकता नहीं है, ये बात 120% ट्रू है। आपको केवल क्या पढ़ना है अच्छे से, आपको केवल पढ़ना है एनसीईआरटी अच्छे से। ठीक है, केवल और केवल आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। आपका बीपीएससी पीजीटी के अंदर आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ठीक है, और जिन लोगों को कम नंबर कम मिले हैं, जिन लोगों को साइकोलॉजी का पेपर टफ लगा है, उसके पीछे सरासर कारण क्या है? कारण है केवल इस चीज को महत्वता ना देना। ठीक है, यहाँ वहाँ कोर्सेज के पीछे भागना और हमारा कोर्स ज्वाइन ना करना। ठीक है, वो जो फाउंडेशन कोर्स आपने कई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, वो भी अगर आपके नंबर कम आए हैं तो एक गलती आप मान सकते हैं वहां पे आपसे वो भी हुई कि आपने इसको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, उसी के साथ साथ ये तो ठीक है, ये तो चलिए छोटी गलती है आपकी कि आपने ज्वाइन नहीं किया, चलिए यहाँ पे हो जाता है। लेकिन जो आपकी बड़ी मेजर गलती हो गई वो क्या हो गई? वो हो गई आपकी कि आपने एनसीईआरटी को प्रॉपर तवज्जो नहीं दी, इसको आपने जो है अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से आपको जो है यहाँ पर खामियाजा आपको यहाँ पर भुगतना पड़ा है। ठीक है, अभी देखिए कट ऑफ वगैरह आया नहीं है, लेकिन आपके जो भी स्कोर आ रहे हैं, अगर जिनके स्कोर 30 से 39 के बीच में है या 42 के बीच में है, ठीक है, तो इस प्रकार के रोज लोग देखिए जोन में है ना, इनका क्या होगा कुछ कोई नहीं जानता अभी, ठीक है, कितना आएगा। लेकिन आप ये देखिए जिनके ये स्कोर आ रहे हैं एंड जिनके 55, 60, 52 इस प्रकार के जिनके स्कोर आ रहे हैं, एटलीस्ट इनके कंपैरिजन में ये लोग तो जो है थोड़े सुविधाजनक स्थिति में है कि हाँ इनको मालूम है कि हाँ इनके होने की प्रबलता, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, हम तो चाह रहे हैं नहीं इनका भी हो जाए, है ना, लेकिन देखते हैं ये सब किसके हाथ में है, ये सब आपके बीपीएससी के हाथ में है। ठीक है, लेकिन कुछ सालों पहले, नॉट कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले कुछ चीजें आपके हाथ में थी। वो क्या थी? वो जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है नीले रंग से गेस्टाल्ट, वही थी आपके हाथ में। अगर आपने उसको सीरियसली लिया होता, ठीक है, इस कोर्स को आपने सीरियसली लिया होता, तो यहाँ पे आपको जो है इसके लिए काफी ज्यादा फायदा आपको देखने मिलता, और टीआरई 2.0 में आपकी जो है यहाँ पे सफलता लगभग लगभग निश्चित हो जाती। ठीक है, तो आगे के लिए भी ध्यान रखिए, अगर आप 3.0 में हैं तो आपको इसको महत्वता देनी है, इसको आपको जो है केवल इसी को पढ़िए आप, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लोगों ने यहाँ पे 10-10 बार पढ़ा था, हमारे ही कोर्स के बच्चों ने। ठीक है, 10-10 बार पढ़ी थी एनसीईआरटी, और उनके स्कोर्स में आप यहाँ पर देख पाएंगे आगे भविष्य में किस प्रकार से एक किताब जो है आपको यहाँ पर एक सरकारी नौकरी की ओर आपको अग्रसर कर सकती थी। ठीक है, हार्डली कोई ऐसा ही होगा, है ना, बहुत ही रेयर केस में ऐसा कोई आएगा नीचे कमेंट करने के लिए जो ये कहेगा कि नहीं एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई है तो आप समझ जाइए उन वो लोग कैसे हैं, वो लोग आत्मविश्वासी लोग हैं। ठीक है, जिनको लग रहा है कि एनसीईआरटी से नहीं आया। ठीक है, उनमें बहुत कूट कूट के जो है आत्मविश्वास भरा हुआ है, लेकिन किस चीज का आत्मविश्वास भरा हुआ है? उनको वहां पर मूर्खता का आत्मविश्वास भरा हुआ है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। सारे पेपर जो आपका कंप्लीटली कहाँ से था? आपके एनसीईआरटी बेस्ड था, है ना। 40 to 40 क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम भी आए थे, इस बार भी आपके 40 सवाल लगभग लगभग कहाँ से आए हुए हैं? आपके एनसीईआरटी से आए हुए हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो बात कर ली हमने एनसीईआरटी के बारे में। अब थोड़ा बात करते हैं, देखिए जो हमारा था फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स के अंदर देखिए आपको यहाँ पर लिया गया था आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट में जो था आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, मॉक टेस्ट के अंदर से ही आपको ये जो 10 मॉक टेस्ट लिए गए थे, है ना, इसमें से आपको कितने सवाल देखने मिले? आपको यहाँ पर 6 सवाल देखने मिले। आपको कहाँ पे? कट टू कट देखने मिले आपको, है ना, मोटा मोटी भी नहीं, कट टू कट सीधे आपको देखने मिले। कहाँ पे? आपको देखने मिले आपको बीपीएससी पीजीटी 2.0 के अंदर। तो अगर आप मान के चलिए अगर आपने इन 6 सवालों में गलती की है, ठीक है, अगर आपसे 6 सवाल गलत हुए हैं तो आपको मालूम है कि आपने गलती कहाँ पर कर दी थी, और अगर नहीं गलत हुए तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आपके स्कोर्स डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे होंगे। ठीक है, अगर इन 6 सवालों में आपने गलती की है तो आपके 6 सवाल बच सकते थे। 6 सवाल मतलब 6 मार्क्स आपके यहाँ पर इजाफा हो सकता था। अगर आपके यहाँ पर मान लीजिए 38 आ रहे हैं तो आप 44 तक पहुंच सकते थे, है ना। पूरा जो है गेम चेंज कर सकता है 6 मार्क्स। यहाँ पे लड़ाई एक एक मार्क्स की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे
लड़ाई आपकी देख रहे हैं 1-1 मार्क्स की है और यहाँ पे आपको लगभग 5 से 6 नंबर आपके यहाँ पर सही हो सकते थे अगर आपने इस मॉक टेस्ट को दिया होता, है ना, इस मॉक टेस्ट को दिया होता। और इसी के साथ देखिए केवल मॉक टेस्ट ही नहीं हुआ, मॉक टेस्ट की हमने जो है डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, है ना। डिटेल्ड, अब मॉक टेस्ट से ही आपके देखिए 6 सवाल आ गए हैं, तो डिटेल वीडियो जिन लोगों ने प्रॉपर्ली देखी होगी, फॉलो किया होगा, देखिए देखना केवल जरूरी नहीं है, उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। जिन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो किया है उनको यहाँ पे 6 में से इन्होंने +4 और 4 सवाल यहाँ से निकाल लिए होंगे एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डिटेल वीडियो थी, यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो बनी थी वो, जिससे भी उनको यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन किन लोगों को फायदा हुआ? जिन्होंने इसको प्रॉपर्ली फॉलो किया, ठीक है। राइट फ्रॉम डे 1 ज्वाइन करने के बाद से जब तक उन्होंने यहाँ पे चीजें चलती रही तब तक उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया, केवल वही चीजें की जो बताया गया था, तो उनको यहाँ पर डेफिनेटली उनके स्कोर के अंदर यहाँ पे इजाफा देखने मिला। ऑलराइट, ओके, तो चलिए देखते हैं हम वो कौन से सवाल थे, वो कौन से क्वेश्चंस थे जो सीधा सीधा कहाँ से आए थे। वो आए थे आपके इस मॉक टेस्ट से, ठीक है। मॉक टेस्ट और सवाल भी देखिए ऐसे नहीं थे नॉर्मल कि आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सवाल भी देखिए कैसे थे, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि क्या होता है स्तर, है ना। स्तर की बात होगी यहाँ पे, लेवल की बात होगी, किस प्रकार से कैसी चीजें आपको पूछी जाती हैं। और जो सवाल आप देखने मिलेंगे ऑलमोस्ट आपको ये आसान सवाल देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये देखिए अधिकतर सवाल आपके यही वाले आपके जो है गलत हुए होंगे, इसकी संभावना भी ज्यादा है, ठीक है। चलिए देखते हैं सवालों को, यहाँ पर कौन से वो सवाल हैं जो आपको यहाँ पर इस मॉक टेस्ट की मदद से आपको यहाँ पे 6 नंबर आपके इंक्रीज करा सकते थे। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन, आप ही का पेपर है ये, दिसंबर 15 पेपर बीपीएससी पीजीटी पीडीएफ। सवाल नंबर देखिए 147। अगर आपने इसको गलत किया है, अगर आपके -1 है, तो इसमें जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं इसके जिम्मेदार हैं, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी व्हाट इज रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। ये सब ऑप्शंस के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर देखिए सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के संदर्भ में पारस्परिक नियतिवाद क्या है, ठीक है। यह विचार BCDE। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी मॉक टेस्ट नंबर 5। इस सवाल को पढ़िए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज टॉक अबाउट रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, ठीक है। थोड़ा सा शॉक लगा, ऑलराइट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पारस्परिक नियतिवाद, है ना, वर्ड भी उन्होंने जो है सेम लिया हुआ है, पारस्परिक नियतिवाद की बात करता है। कौन सी थ्योरी बात करती है? आपकी पारस्परिक नियतिवाद की। जिन्होंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा है उनको यहाँ पे कंप्लीटली बन जाएगा, एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आ गया कि चीजें कैसी पूछी जा रही थी, ठीक है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दिया हुआ है, सोशल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया हुआ है, साइको एनालिसिस दिया हुआ है, डी मोर देन वन ऑफ द अबव दिया है, या फिर ई नन ऑफ द अबव दिया हुआ है, ठीक है। रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म की बात आपको भी देखिए यूट्यूब के भी कई सारे फ्री वीडियोस में बताया गया है। इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं आपके एल्बर्ट बंडूरा साहब, ठीक है, जिनका जन्म है 4 दिसंबर को, ठीक है। एल्बर्ट बंडूरा बात करते हैं इसके बारे में, आपके रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म के बारे में। उसी के साथ एक और आपको बता के रखा है, वो बात करते हैं किसके बारे में? वो बात करते हैं आपकी सेल्फ एफिकेसी के बारे में, ठीक है। जहां पे वो क्या कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के संदर्भ में पारस्परिक नियतिवाद कहां से आया है सवाल? मॉक टेस्ट से। क्या बोलता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो इसका आंसर है वो वही बोलता है आपका रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। आगे के लिए आप इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा सवाल देखा आपने? आपने देखा सवाल नंबर 1। अगर आपने गलती की है तो आपको मालूम है करना क्या है। चलिए अब यहाँ देखिए दिसंबर 15 बीपीएससी पेपर pgt.pdf सवाल नंबर 135। Which of the following is true about the release of neurotransmitter, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये भी कहां से आया हुआ है? ये भी आपके मॉक टेस्ट से ही आया हुआ है बंधु। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे कि न्यूरोट्रांसमीटर की मुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, यह तब होता है जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर प्राप्त करता है, यह तब होता है जब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जारी करता है, यह तब होता है जब एक एक्शन पोटेंशियल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, ठीक है। मतलब आपका जो है यहाँ से रिलीज कब होता है उसके बारे में बात की जा रही है सवाल नंबर 135 के अंदर। अब चलिए देखिए यहाँ पर मॉक टेस्ट में क्या सवाल था। चलिए यहाँ पे दिख रहा है पीजीटी साइकोलॉजी मॉक टेस्ट नंबर 8। सवाल पढ़िए। When an electrical impulse reaches a neuron's ending, the nerve ending is stimulated to release a chemical called a dash. जब एक विद्युत आवेग न्यूरॉन के अंत तक पहुंचता है तो तंत्रिका अंत एक रसायन छोड़ने के लिए उत्तेजित होता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। ये जो खालिस्तान था यही बीपीएससी को पसंद आ गया और बीपीएससी ने पीजीटी 2.0 में अपने उत्तर यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर पूछा गया है, हार्मोन्स पूछा गया है, टर्मिनल बटन पूछा हुआ है। फिर से पढ़िए, यही आपको देखिए ऑप्शन जो आपका सही है वो यही है। जब एक विद्युत आवेग
न्यूरॉन के अंत तक पहुंचता है। विद्युत आवेग यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, ईपी की बात कर रहे हैं, क्रिया विभव की बात कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। उचकते 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 पहुंचता है तो तंत्रिका अंत एक रसायन छोड़ने के लिए, ये आपका तंत्रिका अंत है। ठीक है, यहाँ पे आपके टर्मिनल बटन्स होते हैं, इसके अंदर क्या भरे होते हैं, आपके तंत्रिका संचारक भरे होते हैं। ठीक है, आता है एक्शन पोटेंशियल और इनको बोलता है छूटो, और यहाँ पे ये छूट जाते हैं। रसायन छोड़ने के लिए उत्तेजित होता है, उत्तेजित हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आपका ये सवाल गलत हुआ है तो आपको मालूम है कि आपने क्या चीज मिस कर दी थी। सवाल नंबर सी पढ़िए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यह तब होता है न्यूरोट्रांसमीटर की मुक्ति। अभी आपने देखा कब मुक्ति होगा, जब उचकते 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 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे टर्मिनल बटन के पास आएगा। यह तब होता है जब एक एक्शन पोटेंशियल, यही क्रिया विभव, उचकना स्टार्ट हुआ, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। अभी आपने देखा इस प्रकार से, ये जो होता है ये क्या होता है आपका एक्सॉन टर्मिनल बटन, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जहां पे एंड हो जाती है। टर्मिनल क्या होता है, एंड हो जाती है। जैसे कि आप जानते होंगे सीएसटीएम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, टर्मिनस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेलगाड़ी उसके आगे जाती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपका एक्शन पोटेंशियल उचकते 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 कहां पे आता है, इन एक्सॉन टर्मिनल तक आता है। एक्सॉन टर्मिनल मतलब एक्सॉन क्या हो रही है, यहाँ पे समाप्त हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, और वहां से क्या छोड़ देगी, वहां से छोड़ देगी आपका सही उत्तर। तो अगर आपने इसको पहले किया होता, देखा होता, तो लेक्चर में बताया भी था वैसे, तो आप क्या करते, इसको आप सही टिक करते, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही होता। ठीक है, कई लोगों ने ए बी सी डी कुछ भी मार्क किया हो सकता है, लेकिन आपसे ये गलती नहीं होती। तो ये कौन सा देखा आपने, आपने देखा यहाँ पे सवाल नंबर 2 के बारे में। चलिए, तो देखा आपने आपके 2 मार्क्स किस प्रकार से सिक्योर हो जाते आपके इन मॉक टेस्ट से। ठीक है, अगर आपने गलती की है तो सही किया तो बहुत अच्छी बात, आपको हार्दिक बधाई। लेकिन जिन लोगों का नहीं हो सका है सही, प्रॉपर नॉलेज की वजह से या पता नहीं कुछ और ही पढ़ रहे थे वो, उस वजह से, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे हम आपके मार्क नंबर 3 की ओर। ये है आपका पेपर, सवाल पढ़िए। द पीनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ, ये अधिकतर लोगों ने सही किया होगा, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर भी गड़बड़ी कर सकते हैं। मेलाटोनिन की बात की गई है, इंसुलिन की बात की गई है, थायराइड की बात की गई है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं आपकी, डी और ई भी यहाँ पर दिया हुआ है। द पीनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ। एग्जाम हॉल में क्या होता है, घबराहट के मारे हमको आसान सवाल भी क्या करते हैं, कई बार हम इसमें गलती कर जाते हैं, और ऐसा कई सारे बच्चों ने बताया भी है और ऐसा होता भी है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है आपका मेलाटोनिन। यहाँ से आपका जो पीनियल ग्लैंड है यहाँ से ये स्रावित होता है। बाकी अगर आप इन अन्य 2 को देखें, इंसुलिन और थायराइड, ये कहाँ से आते हैं, ये जो आपकी ग्रंथियां हैं, है ना, वहां से आपके आते हैं अलग अलग ग्रंथियों से। पीनियल ग्रंथि किसके स्त्राव के लिए जिम्मेदार है, मेलाटोनिन, जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। बोला था ना आपसे स्लीप से सवाल आएगा, ये देखिए आगे आपका स्लीप से सवाल, निद्रा से सवाल, आगे के लिए भी इसको अच्छे से पढ़ के रखिएगा। चलिए यहाँ पर यहाँ पर नजर देखिए, पीनियल ग्लैंड मेनली रिलीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे एक मिनट, पीजीटी साइकोलॉजी मॉक टेस्ट नंबर 7। ठीक है, पीनियल ग्लैंड मेनली रिलीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, पीनियल ग्रंथि निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या स्रावित करती है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामीन। आपको मालूम पड़ गया आंसर, यही था आपका सवाल नंबर 3 जो पूछा गया कहाँ पे, सवाल नंबर 3 आपके बीपीएससी पीजीटी के अंदर। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा टकमैन के समूह विकास मॉडल का एक चरण नहीं है। नॉर्मिंग, तूफान, अनुरूप। बीपीएससी पीजीटी 15 दिसंबर का परीक्षा है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन टकमैन्स मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, कंफर्मिंग। चलिए यहाँ पे नजर घुमाइए, बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी मॉक टेस्ट नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल सीक्वेंस एज गिवन बाय टकमैन, निम्नलिखित में से कौन सा टकमैन द्वारा दिया गया विकासात्मक क्रम नहीं है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, एडजस्टिंग। अगर आपने सवाल किया होता तो आपको मालूम होता कि इस प्रकार सवाल आता है। अगर आपने इसमें गलती की है तो गलती की सजा केवल एक ही है, वो है आपके -1 मार्क्स। ठीक है, या फिर 0 मार्क्स, नॉट -1, आपको 0 मिलेगा यहाँ पे। अगर आपने इसको सही किया होता तो क्या किया होता आपने, एटलीस्ट इसको आप पढ़ के गए होते एक बार कि क्या हो रहा है, हमसे क्यों गलत हुआ। एटलीस्ट आपने जो है थ्योरी को रिवाइज किया होता, और आपका एग्जाम हॉल के अंदर अगर सवाल गलत हुआ है तो वो वहां पर आपका नहीं होता। अभी तक कौन कौन से प्रश्न देख लिए हमने देख लिया है सवाल नंबर 147, सवाल नंबर 135, सवाल नंबर 133 और सवाल नंबर 115। चारों के चारों सवाल कहाँ से हैं, आपको 4 मार्क्स आपको देके जा सकते थे। और अभी आपके स्क्रीन के सामने जो अगला सवाल आने वाला है वो आपके यहाँ पर कंप्लीटली जो है होश उड़ा देगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर किसकी बात करने वाले हैं। सवाल नंबर हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 95 की। ये देखिए दिसंबर 15 का पेपर, सवाल नंबर 95,
Rational emotive therapy RET was developed by Albert Ellis, Aaron Beck, Sigmund Freud, more than one of the above या फिर none of the above। यहाँ पर देखिए पीजीटी साइकोलॉजी मॉक टेस्ट नंबर 8 द्वारा साइको प्रोफेसर। यहाँ पे देखिए हु फॉर्मुलेटेड द रेशनल इमोटिव थेरेपी। रेशनल इमोशन थेरेपी या इमोटिव थेरेपी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, किसने किया? वोल्पे, जॉर्डन एमेलिस, एल्बर्ट एलिस। आपको केवल यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो आपको पीजीटी के अंदर पूछा गया, तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर ये आंसर है तो वहां पर भी क्या होगा, यही आंसर होगा और ये दिला सकता था आपको 5 मार्क्स। ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर 5 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से मिल रहा है आपको? अगेन मॉक टेस्ट से आपको मिल रहा है, सीधा सीधा आपको उठा के आपको सवाल वहां पे रख दिया है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक्स टू दोज स्टूडेंट्स जिसने बताया कि मतलब यहाँ पर आपका जो है मॉक टेस्ट से भी आपके सवाल थे, देखा गया था यहाँ पे लगभग लगभग आपको 5 मार्क्स मिले। अभी एक और रुकिए, एक और सवाल है आपको जो आपको 6वां नंबर का मार्क्स आपको यहाँ पर देके जा सकता था। दिसंबर 15 का पेपर, यहाँ पर देखिए 6 नंबर का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोक्यूलर क्यू फॉर डेप्थ परसेप्शन। ऑप्शंस पढ़िएगा ध्यान से, काफी ध्यान से पढ़िएगा, अभी आपको और मजा आने वाला है। कन्वर्जेंस, रेटिनल डिस्पैरिटी, लीनियर पर्सपेक्टिव। ठीक है, मोनोक्यूलर क्यों पूछा गया है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है? कन्वर्जेंस, रेटिनल डिस्पैरिटी एंड आपका लीनियर पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गहराई धारणा के लिए एक कोशिकीय संकेत, एक कोशिकीय नहीं होता है सर, ये एक नेत्रीय होता है। ठीक है, एक नेत्रीय होता है, ये गड़बड़ी की है, नीचे जाकर उन्होंने करेक्ट किया है वहां पे उसको। ठीक है, एक कोशिकीय नहीं होता। कोशिकीय जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम सेल की बात करते हैं, कोशिका की। ठीक है, कोशिका के में भी हमारे पास अलग अलग होती हैं और जो हमारे पास बहुत काम की होती है वो कौन सी होती है? सबसे मोस्ट आईएमपी जो है वो हमारे पास क्या होती है? स्टेम सेल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे कभी परीक्षा में देखने मिले आपको, एक आध किसी परीक्षा में पूछा भी गया था। स्टेम सेल क्या होती है? आपके बॉडी के कहीं से कुछ भी निकाल के कहीं और लगा सकते हैं। ठीक है, स्टेम सेल जो यहाँ पे इस प्रकार से काम करती है। तो यहाँ देखिए सवाल क्या पूछ रहा है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा गहराई धारणा के लिए एक कोशिकीय संकेत का उदाहरण है? अभिसरण, रेटिनल असमानता, रेखीय परिदृश्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो सही उत्तर है वही आपका उत्तर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए पीजीटी साइकोलॉजी मॉक टेस्ट नंबर 6 से सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बाइनोक्यूलर क्यूज। क्या पूछा गया है यहाँ पे? आपसे बाइनोक्यूलर पूछा गया है यहाँ पे, है ना, यानी कि द्विनेत्री संकेत निम्न में से कौन से है? रेटिनल डिस्पैरिटी, मोशन पैरालैक्स, लीनियर पर्सपेक्टिव। ठीक है, देखिए आपने ऑप्शंस लीनियर पर्सपेक्टिव, रेटिनल डिस्पैरिटी, कन्वर्जेंस नहीं है यहाँ पे, सॉरी उसके लिए, आगे के मॉक टेस्ट में देखेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ देखा आपने क्या होगा इसका उत्तर, बाइनोक्यूलर क्यू कौन सा नहीं है इसमें से? नहीं, क्या पूछा है? द फॉलोइंग इज आर, अच्छा इनमें से कौन सा बाइनोक्यूलर क्यू है? अगर आपको वहां पे उत्तर बना है तो ये उत्तर भी आपसे बन जाएगा कि यहाँ पर बाइनोक्यूलर क्यू कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये थे आपके 6 मार्क वाला सवाल जो आपको 6 नंबर के मार्क्स यहाँ पे दे जा सकता था। अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ी की है, मान लीजिए आपको ये सवाल नहीं बनता जब आपने मॉक टेस्ट नंबर 6 दिया होता, वैसे इसकी डिटेल वीडियो भी बनी थी तो वहां भी आपने कवर कर लिया होगा सारे के सारे। एंड उसी के साथ अगर आपसे मान लीजिए ये नहीं बनता मॉक टेस्ट के अंदर, तो क्या होता, गलती जब इंसान करता है तो क्या करता है, उससे सीख लेता है ना, आगे के लिए। तो अगर आपसे यहाँ पे गलती हुई होती तो क्या करते, आप जाके बढ़िया से बकायदे एक टेबल का निर्माण करते। आपको बताया भी था कि आपको लिख लेना है, एक तरफ मोनोक्यूलर क्यू लिख लेना है और इस तरफ जो है आपको सारे बाइनोक्यूलर क्यू लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए एक और ट्रिक बताई थी, यहाँ पे केवल आपको 2 देखने को मिलते हैं मुख्यतः, है ना, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो 2 आपको देखने मिलते हैं, बाकी जितने भी बकवास होगी पूरी यहाँ पे आती जाएगी। ठीक है, तो आप इसको याद रख लें, बाकी के याद रखें ना करें कोई मतलब नहीं है, बस हाँ ये याद रख लें कि उसके अंदर क्या होता है। जैसे कि सवाल पूछा गया था आपसे एक इंटरपोजिशन के बारे में, वो कहाँ पे आएगा बताइए, वो मोनोक्यूलर में आएगा या बाइनोक्यूलर में आएगा? ठीक है, तो ये जो बातें हैं यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए आपने कौन से सवाल, ये देखिए आपने यहाँ पर 6 सवाल, अगर आपके इनमें सारे के सारे सही किए हैं तो बहुत 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 बधाई आपको। अगर आपने इनमें से एक भी गलत किया है तो -1 जो आपके हुए हैं या 0 मार्क्स जो भी आपको मिला है ना, उसको सुधारा जा सकता था, उसको आपका सुधार कार्य हो गया होता। ठीक है, अगर आपने चीजों को प्रॉपरली समय पे आपने सही चीजों को पढ़ लिया होता। पढ़ा तो है आपने, लेकिन आपने जो है सही चीजों को आपने यहाँ पे नहीं पढ़ा। ऑलराइट, ओके। और वैसे देखिए अभी तो ये 6 सवाल ही दर्शन में आए हैं, 6 सवाल ही यहाँ पे देखे हैं। 1-2 सवाल तो देखिए आपका आईक्यू वाला भी डाला गया था मॉक टेस्ट में, तो वो भी आया है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने अजीबोगरीब कर दिया है उसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे बताने को तो 10 सवाल निकाल सकते हैं, लेकिन जो 6 थे आपके मोस्ट प्रोबेबल सवाल, जो मोस्ट मतलब सीधा सीधा आपको सवाल आ गए हैं। एक आपका देखिए पैरासिम्पैथेटिक पूछा गया था। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपका सिम्पैथेटिक पूछा गया था, तो आपको अगर ये बनता है तो ये ऑटोमेटिकली बनना चाहिए, है ना, बनी बात है यहाँ पे बनस्पत। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको जो है चीजें सही पढ़ना है आगे के लिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आगे जो भी आपका रिजल्ट वगैरह होगा ना, उस सभी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आप ध्यान दें।
तो यहाँ पर देखिए आपने आपके बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान के अंदर 6 सवाल जो आप सही कर सकते थे अगर आपने सही समय पे इन चीजों को दोबारा पढ़ लिया होता, रिवाइज कर लिया होता, है ना। 3-4 सवाल तो ऐसे थे जो आपको हार्ड लगे होंगे परीक्षा हॉल के अंदर। बाहर तो देखिए सब कुछ इजी हो जाता है, ठीक है। आप बाहर तो अभी आके जो है 150 के 150 सवाल आप सही कर देंगे उसके, ठीक है। लेकिन जब परीक्षा हॉल में होते हैं तो आपको अगर आपने चीजें पढ़ी के रखी हैं आप पहले से, तो आपको वो मदद देती है, अन्यथा आपको जो है यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करेंगे यहाँ पे। एंड अगर आप जो है टीआरई 3.0 में वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मालूम ही है करना क्या है, ठीक है। टीआरई 3.0 पढ़ने के लिए देखिए बता दें आपको सबसे पहले कि क्या किसी कोर्स की जरूरत है, तो उसके लिए है एक बड़ा नहीं, आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीपीएससी पीजीटी का जब तक ये स्तर का सवाल आ रहा है तो आपको यहाँ पर देखिए किसी भी ऐसे बड़े भारी भरकम महंगे महंगे कोर्सों की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो करें कैसे टीआरई 3.0 के लिए? 3.0 में क्या करें, आप पढ़ें केवल अपनी एनसीईआरटी को चुपचाप, ठीक है। एनसीईआरटी को पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, खुद पे विश्वास रखें, इस किताब पे विश्वास रखें और इस चैनल पे विश्वास रखें, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे सफलता जल्दी आपको मिलती जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे आपको जो है ये क्या है, ये आपका तंत्रिका संचारक है, ठीक है। विश्वास रखें इस पे, आपको एनसीईआरटी के ऊपर सारे सवाल पहले भी बताया हुआ था, 1.0 में भी आए थे, 2.0 में भी आए हैं, 3.0 में भी आएंगे एंड 4.0 में भी आएंगे। जब तक ये चलता रहेगा इस प्रकार से देखिए आपको सिलेबस तो, हाँ अगर मान लीजिए सिलेबस दे देते हैं 3.0 के लिए तो वो बात अलग है, तब हमको यदा कदा अलग से चीजें पढ़नी होंगी, लेकिन चांसेस बहुत कम है सिलेबस चेंज करेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 3.0 के लिए भी, और आगे आप भविष्य में 1-2 साल बाद भी अगर देंगे तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कुछ बातें कर रहा है तो बस वो समझ जाइए आप, अगर समझदार है तो, नहीं है तो फिर आप पैसा भर के समझ में आ ही जाएगा आपको, यहाँ वहाँ महंगी महंगी फीसें, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। और हाँ अगर आपको करना है तो हमारे इस फाउंडेशन कोर्स को आप कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं करिए तो भी स्वीकार है, करेंगे तो भी स्वीकार है, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगता है ना। सबूत आप जो आपने प्रूफ देख लिया है, रिजल्ट में और 2 चीजें बता देंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप करेंगे इसको प्लस इसके साथ तो आपका यहाँ पर जो है डबल बेनिफिट होगा, बस इतना ही फर्क है यहाँ पे, आपको यहाँ पे डबल बेनिफिट होगा, ठीक है। कि आपको कुछ चीजें ऑलरेडी यहाँ पे आपको पहले से मालूम पड़ जाएंगी, या कुछ आपको जो है ऑलरेडी रेडीमेड तैयार रहेगा कि जिसकी आपकी संभावना अन्य की अपेक्षा यहाँ पे आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए सब कुछ कंपटीशन में है, ठीक है। हर कोई कंपटीशन में है यहाँ पे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आप सेल्फ से भी स्टडी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के बेस पे बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, है ना, उसको बढ़िया से करिए। लेकिन अभी देखिए गेम थोड़ा सा चेंज होगा अभी आगे जाके, एनसीईआरटी आपकी जो है ना, उससे आपको सवाल देखने मिले, लेकिन साथ ही साथ देखिए अभी क्या होगा, अभी आपको रिसर्च से सवाल देखने मिल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा आपको क्लिनिकल के द्वारा आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिला है ना। आगे की वीडियो में बताएंगे क्या क्या टॉपिक्स थे वहां से, लेकिन देखिए रिसर्च का यहाँ पे बोलबाला रहा है। इसका ही मतलब समझिए आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आगे आने वाले 3.0 के लिए आपको जो है यहाँ पे रिसर्च पे भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अपनी मेन तो आपको एनसीईआरटी कवर करना है, इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है बार 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 बार। जितना अच्छे से इसको पढ़ेंगे एक एक लाइन आपको रट जानी चाहिए, कहाँ से क्यों पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे, इसके बाद आप जो है शोध वगैरह की चीजें हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले पढ़ेंगे इसमें तो आप कभी नहीं हो पाएगा आपका जब तक आप एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं कर लेते हैं एटलीस्ट 10-15 बार, ठीक है। 10-15 बार बोल रहे हैं आपको, ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-15 बार जब आप करेंगे अच्छे से एनसीईआरटी को, ठीक है। देखिए अब जो भी पास करेंगे यहाँ पे हर कोई यही बोलेगा कि हमने क्या पढ़ी थी, हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा इसका कोई सानी नहीं है। इस प्रकार से इस चैनल, खैर जाने दीजिए वो सब आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी बात करें, आपको ध्यान देना है, पढ़ना क्या है आपको, केवल एनसीईआरटी, ठीक है, ओके। एंड देखिए हमारा जो फाउंडेशन कोर्स था उसके अंदर भी हमने आपको एनसीईआरटी कराई थी, है ना। हमने आपको कुछ भी अलग से, हाँ पढ़ाया था अलग से कब, लेकिन वो सब आपका जो है एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है। आपको स्लीप का वीडियो मिला, आपको लैंग्वेज का वीडियो मिला, आपको और भी कुछ वीडियोस मिले, वो सब कब मिले आपको, वो सब मिले आपका ये जो फाउंडेशन था वो क्या थी आपकी एनसीईआरटी, इसके बाद, ठीक है। तो केवल यही पढ़ना है आपके बीपीएससी पीजीटी के लिए। इसके अलावा जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना बंद कर दीजिए, अन्य कोई भी किताबें ना पढ़ें तो भी आपका काम चल जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अन्य आपकी देखिए मनोविज्ञान में जो भी और अन्य किताबें आ रही हैं, पता नहीं किताबें क्यों हैं, लेकिन है तो है, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपको देखिए महंगा कोर्स तो कोई लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। कई लोगों ने जो है इस बार अपने पैसे, मतलब ठीक है ना, इसको आपको ध्यान देना है, महंगे कोर्स की तरफ जाना नहीं है। अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, एक अंदाजा मिला होगा आपको कि क्या चीजें हैं, कैसे करना होता है, क्या नहीं है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, और अभी यहाँ पर आंसर की वगैरह आ जाने दीजिए, कट ऑफ वगैरह आ जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे आपकी 3.0 के बारे में और गंभीरता से, ठीक है।
ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ पे जिन भी लोगों का यहाँ पे अच्छा स्कोर आ रहा है 50+, उनके बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई होप्स है ना। 42 45 वाले को देखिए मिड रेंज में आ रहे हैं, इनके साथ कुछ भी घटित हो सकता है, ये अंदर भी हो सकते हैं, इन भी हो सकते हैं, या फिर आउट भी हो सकते हैं। ठीक है, आउट की प्रबलता कब बनती है, आउट कब होंगे वो, जब आपका क्या होगा, आउट तब होंगे वो जब वो एक कट ऑफ देंगे निर्धारित, है ना। मतलब मान के चलिए उन्होंने 45 कट ऑफ दे दिया सभी के लिए, हर कैटेगरी को दे दिया, तब यहाँ पे 42 43 वाले खतरे में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए मोस्ट सुविधाजनक क्या होगा, जो भी कैटेगरी से आ रहे हैं उनके लिए क्या होगा कि अगर वो 48 दे देते हैं जनरल के लिए, तो बट ऑब्वियस सी बात है इससे कम वाले जो है 46 पे 42 पे इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज का गिरेगा, तो उसके अंदर आपके इन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, या फिर अगर वो 40 को ही दे देते हैं इस बार, मान लीजिए चलिए कट ऑफ उन्होंने 40 दे दी, आप कोई भी कैटेगरी से हो 40 के ऊपर आपके नंबर होने चाहिए, तो भी आपका यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अच्छी बात यही होगी, हम भी यही चाहते हैं कि वो क्या करें, वो प्रत्येक कैटेगरी वाइज यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, ये जो कैटेगरीज हैं इनका जो मिनिमम क्राइटेरिया है 48 मार्क्स या जो भी इनका मिनिमम क्राइटेरिया है, उसी को उनको यह कट ऑफ दे देना चाहिए इस बार के लिए, क्योंकि बच्चे ज्यादा नहीं है, सीटें बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एटलीस्ट उनको ये रहेगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए 3.0 में जो बैठेगा उसको ये मालूम रहेगा कि हाँ, अगर इस कैटेगरी से है तो हमको इतना स्कोर करना है, इस कैटेगरी से तो इतना स्कोर करना है, इस कैटेगरी से तो इतना स्कोर करना है, और वो बच्चे उतनी मेहनत करेंगे। ठीक है, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, स्वीकार होगा, आखिर जो निर्णय है आयोग द्वारा है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार से कर देंगे तो बच्चों को जो है एक आइडिया रहेगा कि हमको जो है यहाँ पे आगे भविष्य में इस प्रकार से चीजें पढ़नी है, इस प्रकार से चीजें आगे करनी होंगी। ठीक है, ओके, तो फिर यहाँ देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे अगर मान लीजिए 39 अगर कट ऑफ दे देते हैं तो लोग 60 वाले भी लाके बैठे हैं, 65 वाले भी हैं, यहाँ पे 55 वाले भी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 40 नंबर काफी कम हो जाता है, मे बी उनको लास्ट टाइम मिले ना हो उतने नंबर, लास्ट टाइम 55 43 मतलब 55 के ऊपर 50 के ऊपर हार्डली कोई गया हो, मे बी इसलिए हो सकता है उन्होंने ये कट ऑफ दे दिया हो। लेकिन ये सब जो है केवल टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, असम्पशंस पे बेस्ड है, आखिर जो भी कट ऑफ आएगा वो सबको स्वीकार होगा। ठीक है, बिना किसी आनाकानी के। एक चीज जो आपको पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, आपको अच्छे से जो है पढ़ाई करनी है, इसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ें, और फोकस कहाँ पे दें, कंप्लीट कंप्लीट। देखिए लास्ट टाइम भी बोल रहे थे, लोगों को लग रहा था कि नहीं एनसीईआरटी से क्या होगा, अभी एनसीईआरटी ने जो है पूरा यहाँ पे खेल बिगाड़ दिया है कई लोगों का। ठीक है, मतलब रिजल्ट आ जाने दीजिए, बिगड़ेगा अगर तो एनसीईआरटी की वजह से ही उन्होंने जो है एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो उनको यहाँ पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप 3.0 के लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, विवेकपूर्ण फैसला लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आपका हो ही जाएगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि आपको जो है थोड़ी सी आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, है ना, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नीचे अगर आपको कुछ लगता है कमेंट वगैरह तो कर दीजिए। कमेंट वगैरह करते में देखिए भाषा का आप जो है अच्छा प्रयोग करें, इस्तेमाल जो है आप करेंगे भाषा का, है ना, नहीं करेंगे तो कोई नहीं, सर के द्वारा उपयुक्त आपको जो है वहाँ पे रिप्लाई मिल ही जाता है, तो उसमें कोई मसला नहीं है, यहाँ पे बड़ी दिक्कत नहीं है, जो आपका मन है उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।